हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 12 जनवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले छोटे से इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अवर मेंटर्स गाइडेड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी 2023। जैसे जैसे प्रीलिम्स नजदीक आता जा रहा है तो टेस्ट देना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है। इसी वजह से हमारी टीम की तरफ से आपको 34 टोटल टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें 7 टेस्ट सी सेट के भी इंक्लूडेड हैं। इसके साथ में बहुत सारे और फीचर्स भी हैं। करंट अफेयर्स भी आपके साथ यहाँ पे कवर किया जा रहा है नियरली 1.5 साल का। तो ये सारे फीचर्स आपको इस कोर्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो dpp.onlyis.in पर जाके इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। कुछ क्वेरीज के लिए आप हमें इन नंबर्स पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ये बैच है एंड साथ ही साथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में दोनों में आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छे से मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, दैट इज त्यागराज जी के बारे में। देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो गवर्नर है तमिलनाडु के RN रवि जी, उन्होंने जो त्यागराज जी है उनकी सेरेमनी को इनॉग्रेट किया। कहां पर? थंजावुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब इनके बारे में समझना जरूरी हो जाता है। देखो अगर आप इनके बर्थ के बारे में बात करें तो नियरली 1767 के अंदर इनका बर्थ होता है। बेसिकली आप ध्यान रख सकते हो कि 18वीं शताब्दी थी, 18th सेंचुरी। ठीक है, कहां पर? थंजावुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु के अंदर। और इनका ना कार्नेटिक म्यूजिक के लिए जो रोल रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। मैं आपको थोड़ा सा अगर बताना चाहूँ तो देखो, जब बात करते हैं कार्नेटिक म्यूजिक की, ये हमारा मेजरली जो साउथ इंडिया की स्टेट्स हैं, चाहे आप बात कर लो तमिलनाडु की, बात कर लो केरला की, बात कर लीजिए आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका, इन सभी अलग अलग स्टेट्स में अंदर इनका डेवलपमेंट देखने को मिला। और जो द्रविडियन कल्चर है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर हमें इनका रिप्रेजेंटेशन इसके थ्रू देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं पुरंदर दास की, ठीक है, तो उनको फादर माना जाता है एक तरह से कार्नेटिक म्यूजिक का। पर उसके तरह ही जो त्यागराज जी है, इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोजर रहे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकलिस्ट रहे ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। तो इनको आगे डेवलप करने के अंदर, राग वगैरह डेवलप करने के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। इसके साथ ही आप बात करोगे, श्याम शास्त्री हो गया, मुत्तुस्वामी दीक्षित का की बात कर लीजिए, तो इन सभी ने मिलकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और इसी वजह से इनको ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक भी बोला जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका डिवोशन कहाँ था? लॉर्ड राम के तरफ। तो बेसिकली भगवान राम के लिए इनका डिवोशन था और तरीका क्या था? म्यूजिक के माध्यम से। इनकी जो 5 कॉम्पोजिशंस हैं उनको पंचरत्न कृति करके भी जाना जाता है। ठीक है, इसी तरह से उत्सव संप्रदाय कृति, इस तरह से भी इनकी डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल रिचुअल्स के लिए इन्होंने अलग अलग जो सिंग किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि अलग अलग मराठा डायनेस्टी के कौन किंग्स थे, जैसे तुलुजा हो गया, अमर सिम्हा हो गया, सरफोजी हो गया, शिवाजी टू, इन पर्टिकुलर टाइम्स पर भी ये इनकी प्रेजेंस हमें देखने को मिल जाती है। यूपीएससी 2018 में इनके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी पूछा गया, यहाँ पर आप अटेम्प्ट कीजिए इसको क्वेश्चन को। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो इनके सॉन्ग्स थे वो थे लॉर्ड कृष्णा के लिए। तो मैंने आपको नहीं बताया, नहीं, ये थे लॉर्ड राम के लिए। तो स्टेटमेंट 1 हो जाती है गलत। ठीक है, आपके पास ऑप्शन आते हैं बी एंड डी में से कोई एक। तो इनके द्वारा डिफरेंट डिफरेंट राग्स को कंपोज किया गया, सेवरल। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा तीसरी चीज बोलते हैं कि अन्नमाचार्य और ये कंटेम्प्रेरी थे। क्या ऐसा था? द आंसर इज नो। जब मैं बात करता हूं अन्नमाचार्य जी की, दरअसल इनका टाइम पीरियड जो है वो 1408 से लेकर 1503 के टाइम्स में देखने को मिल जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदू सेंट रहे हैं। ठीक है, इनका भी म्यूजिक को काफी इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन रहा है। तो कंटेम्प्रेरी तो बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि वो 15वीं सदी में थे और ये 18वीं सदी में हमें देखने को मिल जाते हैं। और आखिरी की जो स्टेटमेंट है तो वो बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 4 ओनली। तो इस तरह से ना क्वेश्चन डेफिनेटली जो उन पर्सनैलिटीज के ऊपर अक्सर बन जाते हैं जो न्यूज में ज्यादा होते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। अभी क्या हुआ है आप जानते हो, देखो जुवेनाइल जस्टिस मॉडल रूल्स, ठीक है ना, आप जानते हो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के साथ में कुछ रूल्स हैं। अब वहां पर जुवेनाइल क्या है? बेसिकली जो पर्सन थोड़े जो अडल्ट नहीं है, ठीक है, उनको, जो यंग पीपल जो अडल्ट की कैटेगरी में नहीं आते, उनको हम जुवेनाइल की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यहां पर दिल्ली कमीशन ने उसके रिगार्डिंग दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया है कि डिफरेंट क्लॉजेस के रिगार्डिंग थोड़ा उसको क्वेश्चन मार्क किया गया है। तो इस वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स आखिर होता क्या है। तो अगर आप नोटिस करोगे तुम्हारे पास एक एक्ट है, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इस एक्ट के थ्रू इस बॉडी को बनाया गया है, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो एक तरह से क्या हो जाती है? स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है, क्योंकि लॉ के बैकिंग से इसके फॉर्मेशन हुई है। ये पर्टिकुलर कमीशन आता है अंडर दिल्ली गवर्नमेंट और इसका काम क्या होता है? देखो काम बहुत सिंपल सा है, चाइल्ड राइट की प्रोटेक्शन करना। तो चाइल्ड राइट की प्रोटेक्शन के अंदर क्या आ जाता है कि इन चिल्ड्रन का कोई अब्यूज ना हो, ठीक है, इनकी एक्सप्लॉइटेशन ना हो,
ठीक है ना। राइट टू एजुकेशन इनको मिले, हेल्थ हो गया, प्ले हो गया, ये सारे जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं या फिर जो सारे इंपॉर्टेंट इनके रिगार्डिंग रूल्स हैं वो अच्छे से इनको मिल पाए एंड इनकी एक्सप्लॉयटेशन ना करी जा पाए, ये सारी चीजें दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा देखी जाती है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज बेपुर उर। देखो दरअसल में ना आप जानते होंगे कि जो पर्टिकुलर लोकेशन की मैं बात कर रहा हूं बेपुर, अगर आप कभी केरला गए हो तो केरला में एक जगह है कोयिकोड। कोयिकोड के बिल्कुल नजदीक में ही या उसी पर्टिकुलर जगह के आसपास ही आपको बेपुर करके जगह मिल जाएगी, ठीक है। बेपुर बीच भी काफी इंपॉर्टेंट, वहां पे एक फेमस बीच हो जाता है। वहां की एक स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन क्या है कि वहां पर ना आपको इस तरह की शिप्स देखने को मिल जाती हैं। और ये शिप ना किसी कोई टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं लगी यहाँ पे, नहीं, ये हाथों से बनाई गई है, प्योरली हैंड्स के थ्रू। तो जो हैंडीक्राफ्ट हो गया, वहां के जो आर्टिशियंस हो गया, ठीक है, केरला बेपुर के जो आर्टिशियंस हो गया, उनके द्वारा इसको बनाया गया है, तो इसी का नाम बता दिया जाता है बेपुर उर। तो ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की वुड होती है, उससे ये पर्टिकुलर शिप को बनाया जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इसका रहा है। अभी देखिए क्या हो रहा है कि जो कोयिकोड का टूरिज्म है, उन्होंने अप्लाई किया है जीआई टैग के लिए। अब सर ये जीआई टैग क्या होता है? देखो जीआई टैग होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। मैं आपको अगर थोड़ा सा आपको बताना चाहूं तो देखो आप एक चीज नोटिस करो, जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो, ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूं। जैसे देखो, आप दार्जिलिंग की चाय के बारे में जानते हो। अभी जो दार्जिलिंग की चाय है ना, ये दार्जिलिंग में ही ग्रो होती है। उसी तरह से आपका जैसे अब बिहार का आप जानते होंगे, ठीक है, बिहार की जो शाही लीची है, तो ये वहीं की स्पेशलिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं बिहार के या फिर दार्जिलिंग टी में जो वेस्ट बंगाल के लोग रह रहे हैं, यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनको बेनिफिट मिलना चाहिए ना इस चीज का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ दिल्ली में कोई अपनी चाय उगाए और बोले कि ये दार्जिलिंग टी है और बहुत ज्यादा उसको मैसिव रेट पे बेचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पर ये कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है? इनको जीआई टैग्स दे दिया गया है ताकि यहाँ के जो बेनिफिट्स हैं वो लोकल लोगों तक अच्छे तक पहुंच पाए, जो कम्युनिटी को उनके बेनिफिट्स दिए जा पाए। तो अभी क्या हुआ है, अभी जो है ना केरला के टूरिज्म के द्वारा भी ऐसा कोशिश की जा रही है कि इसको भी उर को भी हम अपना जीआई टैग दे पाए, ताकि जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है ये अच्छे से हम प्रिजर्व कर पाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे पास अच्छे से मेंटेन हो पाए। तो ये जो पर्टिकुलर हैंडीक्राफ्ट है नियरली 2000 सालों से हमें एग्जिस्टेंस में देखती हुई मिल जाती है, ठीक है। इस तरह की जो बोट्स हैं वो अरब्स के द्वारा भी यूज करी जाती थी, ठीक है ना। तो देखो ले एक बोट को बनाने के लिए, एक शिप को बनाने के लिए बेसिकली 1 से 4 साल का समय लग जाता है, क्योंकि पूरा प्रोसेस मैन्युअली ही करना पड़ता है। इसके अलावा तो कौन से लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं? ओडाइस हो गया, खलासीस हो गया, ये वाले जो पर्टिकुलर पीपल हैं ये उर मेकिंग के साथ इन्वॉल्व हैं। अभी इसके साथ रिलेटेड भी 2018 में हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला, जैसे कि जो जीआई गुड्स होते हैं, ठीक है ना, ये किसके लिए हमने ये एक्ट क्यों पास किया? जीआई एक्ट जो है 1999 के अंदर ये क्यों पास किया गया? ताकि हम कंप्लाई कर पाए किसके साथ? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दैट इज डब्ल्यूटीओ। देखो डब्ल्यूटीओ के अंदर ना बहुत सारी चीजें आती हैं, उनमें से एक चीज क्या होती है? ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए डब्ल्यूटीओ ने अलग अलग चीजें बना रखी हैं। जैसे आप जानते हो, देखो पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, ठीक है, ट्रेडमार्क हो गया। उसी तरह से एक चीज क्या होती है? जीआई टैग्स। तो जीआई टैग्स भी हम इंडिया का चाहता है कि ट्रिप्स के साथ कंप्लाइंट रहें, जो डब्ल्यूटीओ के रूल्स है उसके साथ हम अच्छे से कंप्लाई करें। इसी वजह से हमने ये एक्ट को पास किया था 1999 के अंदर, ताकि हम डब्ल्यूटीओ के ऑब्लिगेशन के साथ अच्छे से कंप्लाई कर पाए, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, दार्जिलिंग टी हो गया, वेस्ट बंगाल सी। इसी तरह से हमें उड़ीसा के अंदर जो उड़ीसा का रसगुल्ला है, ठीक है, वो भी देखने को मिल जाएगा। उड़ीसा के अंदर हमें कंदमल हल्दी भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल का मैंने आपको बता ही दिया, बिहार का मैंने शाही लीची आपको बता दिया, यूपी का हमें देखो बनारसी जो में ना, बनारस के अंदर गुलाबी जो मीनाकारी क्राफ्ट है उसको भी यहाँ पे जीआई टैग है। आप हिमाचल प्रदेश के अंदर जानते होंगे कुल्लू, तो कुल्लू के जो शॉल होते हैं, कुल्लू शॉल्स, ये भी बहुत फेमस है, इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। मध्य प्रदेश का जो चंदेरी की साड़ीज हैं, इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। आप भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम बताना और बताना कि कौन सी पर्टिकुलर ऐसी चीज है वहां की राज्य की जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। तो सभी अपने अपने राज्य का बताएंगे। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, आरजीआई। अब सर ये क्या चीज है? देखो अभी तो पहले आप एक चीज नोटिस करो कि हमारे पास ना कि कौन शेड्यूल ट्राइब के अंदर आता है, कौन सा पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं आती, ये चीज चेक करनी होती है ना। तो यहाँ पर उसके लिए किसकी मदद ली जाती है? लोकुर कमेटी की। दरअसल में आरजीआई ने, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये बात बोली है कि जो लोकुर कमेटी ने आइडिया दिया था 60 साल पहले, हम उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ये आखिर लोकुर कमेटी है क्या? तो उस टाइम पर ना एक कमेटी बनाई गई थी ये चेक करने के लिए कि किस पर्टिकुलर को एसटी कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करना है, नहीं करना। तो उन्होंने 4 ये रिकमेंडेशन दी थी। कौन सी रिकमेंडेशन?
कि उनके एक तो कुछ जो प्रिमिटिव ट्रेड्स हैं, ठीक है, जो उनके जो रहने सहने की आदतें हैं वो काफी पुरानी हैं, तो उनको शेड्यूल ट्राइब के अंदर हम डाल सकते हैं। बाकी उनका कल्चर काफी ज्यादा डिस्टिंक्ट है, ठीक है ना। उसके साथ ही जोग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, ठीक है, जोग्राफिकल सॉरी आइसोलेशन हो गया, बाकी लोगों से थोड़ा हटकर रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, तो ये सभी क्या हो जाते हैं, ये ट्राइब्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके अलावा थोड़ा शाइनेस है जो कॉन्टेक्ट के साथ, बाकी लोगों के साथ थोड़ा उनसे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करते हैं, उनसे थोड़ा शाई रहते हैं, साथ ही साथ कुछ बैकवर्ड भी होते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली उतने ज्यादा इंपावर्ड नहीं होते। तो लोकल कमेटी ने इन सभी को क्या बोला, ट्राइब्स, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब तो शेड्यूल्स के अंदर आ जाती है, बट यहाँ पे ट्राइब की बात हो रही है कि लोकल कमेटी ने ये सारा क्राइटेरिया बताया। अब जब हम बात करते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जिसने ये पर्टिकुलर पॉइंट रखा है, तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो ये फाउंड हुआ था 1961 के अंदर। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर देखा जाता है ये पर्टिकुलर जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। अब इसका रोल क्या होता है, देखो रोल जो अलग अलग सर्विस होते हैं ना उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे एग्जांपल देखो, सेंसस ऑफ इंडिया, आप सभी जानते हो हमारे पास 2011 का सेंसस है, अभी 2021 में होना था सेंसस, अभी तक उसको डिले किया गया है। तो सेंसस वगैरह के जो रिजल्ट्स होते हैं इसको कैसे इनके द्वारा ही देखा जाता है। उसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे तो हाउसिंग एंड पॉपुलेशन सेंसस हो गया, या फिर आप एसआरएस के बारे में वेरी श्योर जानते होंगे, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। आप मेंस के अंदर भी ना बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको कोड करते हैं एसआरएस को, तो यहाँ पर हमें पता लग जाता है अच्छा कि बर्थ रेट कितनी है, डेथ रेट कितनी है, कितने पैदा हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, आईएमआर क्या है, एमएमआर क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें किसके द्वारा देखी जाती हैं, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। उसके साथ ही सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सीआरएस भी हो गया, ठीक है ना, आपस में कोऑर्डिनेशन करना, वो सारी चीजें। तो ये पर्टिकुलर कौन देखता है इस ऑफिस को, ये एक तरह का सिविल सर्वेंट ही होता है। कल को आप भी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया बन सकते हो अगर आप इस एग्जाम को अच्छे से क्लियर करके उस पोजीशन तक पहुंच पाओ। इसके अलावा भी देखो, जैसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हो गया, एनपीआर, पिछले कुछ सालों में बहुत चर्चा में रहा है। तो एनपीआर के अंदर ना हम देखते हैं कि कौन से रेजिडेंट्स वहां पे हैं। एक्चुअल में अगर बात करूं तो यूजुअल रेजिडेंट्स की बात करी जा रही है। बेसिकली वो लोग जो पिछले 6 महीने से या तो यहाँ पर इंडिया के अंदर रह रहे हैं या आने वाले 6 महीने के लिए इंडिया में रहने का सोच रहे हैं, वो सारे लोगों की एक लिस्ट बनती है अंडर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये भी किसके अंदर होता है, आरजीआई के अंदर ही। बाकी मदर टंग सर्विस, तो इस तरह के सर्विस इसके द्वारा आरजीआई के द्वारा करवाए जाते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखो आप सभी जानते हो कि इस साल के लिए ना G20 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया इसका चेयरमैन है, ठीक है, चेयरपर्सन इंडिया है। तो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो G20 की ना एक मीटिंग थी, ठीक है ना, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसके रिगार्डिंग जो मीटिंग थी वो अभी कोलकाता में बिगिन हुई। अब इस पर्टिकुलर ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या फोकस था, देखो फोकस यही था कि कैसे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ बढ़ पाए। लोगों के आप जानते हो, ठीक है, बैंक अकाउंट्स नहीं होते, उनके पास इंश्योरेंस नहीं होती, सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, पेंशन हो गया, अलग अलग तरह के उनके स्पेशलाइज प्रोजेक्ट्स नहीं होते। तो ये सारी चीजें अवेल करवाई जा पाए, इसी को बोलते हैं क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये कैसे करना है, डिजिटली कैसे करना है, जो आप एक जगह से दूसरी जगह, मान लो एक कंट्री का पर्सन किसी दूसरी कंट्री में गया है, वो अपने घर पे कुछ चीजें भेज रहा है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, रेमिटेंसेस, जो अपने घर वो पैसे भेज रहा है, तो रेमिटेंसेस कॉस्ट हो गया, ठीक है। बाकी इस तरह की फाइनेंस अवेलेबिलिटी सभी के लिए हो, छोटे पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस के लिए भी, तो ये सारी बातें इसके अंदर करी गई हैं। तो यहाँ पर देखो G20 कंट्रीज तो थी ही थी, उसके अलावा अगर कोई G20 का नहीं भी है ना, पर वो चाहता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ वर्क करें, वो सारी चीजें भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो इसको लॉन्च हुआ था जो ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2010 में सियोल के अंदर। आपस में कोऑर्डिनेशन की बात करी जाती है, कैसे पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंक्लूजन को हम अचीव कर पाए, कुछ नई नई मेथोडोलॉजीज को कैसे डेवलप पाए। अगर एक कंट्री ने किसी मेथोडोलॉजी को डेवलप कर लिया है, उसको हेल्प करे दूसरी कंट्री के लिए, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ पर हम शेयर करते हुए भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अभी यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा था कि भैया G20 की कौन कौन से मेंबर्स हैं इनमें से, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो आपको यहाँ पे चीजें पता होनी चाहिए थी। और मैं जैसे आपको बार बार बता भी रहा हूँ, इस साल के लिए तो G20 डेफिनेटली पॉइंट है ही है, तो मेक श्योर कि आप G20 के मेंबर्स को ध्यान रख लीजिए। मैंने आपके लिए लिस्ट बना भी दी है, ठीक है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। तो ये सभी कंट्रीज को ध्यान रखना कि ये सारी मेंबर्स हैं। तो इस हिसाब से अगर आपको चीजें पता होती, आप आसानी से बता देते कि हाँ जी सर, इसका ऑप्शन नंबर ए 1 विल बी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज डिजिटल बैंकिंग। अभी क्या हुआ है, 2600 करोड़ का इंसेंटिव दिया गया है बैंक्स को, ताकि वो डिजिटल बैंक पेमेंट्स को प्रमोट कर पाए। देखो हुआ क्या है, जो हमारी यूनियन कैबिनेट है, ठीक है ना, इसके लिए उन्होंने एक तरह का आउटले दिया है, एक तरह का फंड दिया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोशिश करी जा रही है कि हम जो यूपीआई लाइट है और यूपीआई 123 पे, इसको थोड़ा प्रमोट करें।
मैं समझाता हूं, देखो दरअसल में है क्या, जो यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे है, इनको इंट्रोड्यूस किया गया था एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, इसके द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? देखो आप रियलाइज करोगे, पहले मैं आपको यूपीआई 123 पे समझा देता हूं। आपका जैसे मान लो ना, आपका ये फोन है, अब ये फोन सर स्मार्टफोन तो नहीं है, ठीक है ना, पर आपको यूपीआई यूज करना है। आप लोग भी देखो, आई एम वेरी श्योर आपके पास सभी का स्मार्टफोन होगा और आप यूपीआई यूज करते होंगे। पर मान लो किसी के पास वो स्मार्टफोन नहीं है, तो वो यूपीआई कैसे यूज करेगा? उसके पॉसिबिलिटी को लाने के लिए ना यूपीआई 123 पे को यूज किया गया। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास इस तरह का फोन है ना, तब भी आप क्या कर सकते हो, आप एक नंबर पे कॉल कर सकते हो, उस नंबर पे आप कॉल करोगे, उस हिसाब से आपके पास फिर ना अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, ठीक है ना, कि आप एक मिस कॉल दे सकते हो, फिर ऑथेंटिकेट करोगे। तो इस तरह से ना इस पर्टिकुलर फोन्स के थ्रू कैसे आप यूपीआई को यूज कर सकते हो, वो बताया गया है किसके अंदर, यूपीआई 123 पे के अंदर। और इसके अंदर कोई इंटरनेट कनेक्शन की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यूपीआई सब तक पहुंच पाए, इसके लिए हमने इसके ऊपर काम किया है। उसी तरह से एक क्या है, यूपीआई लाइट। अब ये लाइट किसके लिए? ये है स्मार्टफोन्स के लिए, ठीक है। अगर जैसे मान लो आपका पास स्मार्टफोन है, पर आपके पास ना नेट इंटरनेट नहीं है, आप ऑफलाइन मोड में हो, तो उस पर्टिकुलर केस में भी ना एक सर्टेन अमाउंट तक, एक छोटी सी वैल्यू आप यूपीआई के थ्रू किसी को भेज सकते हो, थ्रू द यूज ऑफ यूपीआई लाइट, ठीक है ना। तो ये दूसरा तरीका हो जाता है यूपीआई लाइट का। तो ये सारी चीजें क्या हैं, टेक्निकली क्या हो रहा है, इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, नहीं हो रहा, डिजिटल इंक्लूजन हो रहा है, नहीं हो रहा, बिल्कुल। तो ये यूपीआई जैसे अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं, किसके द्वारा रन किए जा रहे हैं, ये एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके द्वारा किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे समझनी थी। और यूपीआई तो आप जानते हो, ठीक है, आप सभी अक्सर यूज करते हो कहीं ना कहीं पेमेंट के लिए, कभी एक दूसरे को पीयर टू पीयर भी आप सेंड करते हो, तो ये सारी चीजें यूपीआई के द्वारा हो जाती हैं। अब एक चीज आप सोच रहे होंगे कि सर ये फंड दे क्यों रहे हैं, 2600 करोड़ दिया क्यों जा रहा है? देखो रीजन पीछे ये है ना, हम पहले क्या लगाते थे, एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ठीक है ना। उससे क्या होता था, जैसे मान लो आपने ना किसी दुकान पे अगर 100 रुपए पे किया, तो उसमें से कुछ पैसा, मान लो 1 रुपया हो गया, ये कुछ पैसा बैंक को चला जाता था इसमें से, ठीक है ना। इसके अलावा जो कार्ड पेमेंट की कंपनीज हैं, वो हो गया, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, उनको चला जाता था। पर जब से यूपीआई आया है, ये एमडीआर जैसी फैसिलिटीज जनरली हमने वो नहीं जाती, बेसिकली इनको पैसा नहीं मिल रहा बैंक्स वगैरह को। तो अगर हमें डिजिटल पेमेंट को इंश्योर करना है या फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करते रहना है, तो बैंक्स के पास कुछ इंसेंटिव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उनको पैसा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। उसके लिए हमने 2600 करोड़ का ये फंड बना दिया है। तो ये था डिजिटल बैंकिंग के रिगार्डिंग। हमें पता होना चाहिए कि यूपीआई क्या होता है, यूपीआई 123 पे क्या होता है, और यूपीआई लाइट क्या होता है। ये सारी चीजें हमने अच्छे से समझ ली हैं, राइट। तो ये थे आज के जो क्वेश्चन हमें चीजें डिस्कस करनी थी। ये 5 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, मेक श्योर कि आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर इन पांचों का मुझे आंसर बताओगे कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अब डिस्कस कर लेते हैं एक बार कल के क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे। यहां पर पूछा था कि क्या एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2014 में लॉन्च हुआ था, देन द आंसर इज फॉल्स, ये स्टार्ट हुआ था 2018 के अंदर, तो ये गलत हो गया। ब्लैक बक क्या एक नॉकटर्नल एनिमल है? नहीं सर, ये भी फॉल्स है। मैंने आपको बताया था कि जो ब्लैक बक होता है, ये एक्टिव ड्यूरिंग डे होता है, ना कि रात के टाइम, ठीक है, डायर्नल की मैंने बात करी थी। तो सर ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत हो जाता है। परशुराम कुंड क्या मणिपुर के साथ रिलेटेड है? नहीं सर, ये भी फॉल्स है। कौन सा स्टेट था? ये था, हाँ जी बिल्कुल, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। रिवीजन भी आपकी होती जा रही है, ठीक है। ब्लैक बक क्या लीस्ट कंसर्न था? हाँ जी, इसका आईयूसीएन स्टेटस जो था वो दरअसल में लीस्ट कंसर्न ही था। तो ये स्टेटमेंट सर बिल्कुल ट्रू है। मैंने आपको स्टेट्स भी बताई थी किस किस स्टेट्स में ये स्टेट एनिमल है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इनका ये स्टेट एनिमल भी हमें देखने को मिल जाता है। लास्ट, भोपाल गैस स्ट्रेटेजी क्या मिथाइल मरकैप्टेन थी? नहीं सर, ये मिथाइल आइसोसाइनेट, मैंने एमआईसी करके बताया भी था। तो ये पर्टिकुलर इसमें इन्वॉल्व थी, तो मिथाइल मरकैप्टेन इन्वॉल्व नहीं था। तो ये थे फॉल्स। तो ये चारों फॉल्स थे, ठीक है ना। ये बीच में एक स्टेटमेंट ट्रू था। तो ये थे आज के जो कल क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करने थे। ये पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, एंड साथ साथ ये भी बताओगे कि आपका कौन सा स्टेट है और उसके अंदर कौन सा जीआई टैग हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो पेयर लर्निंग का ये प्रोसेस भी हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो मेक श्योर कि आप उसको भी ज्वाइन करो, और भी बहुत सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की डिस्कशन जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो, गुड बाय एंड गुड लक।